वेलकम अगेन। हम सौर मंडल प्रारंभ कर चुके थे और उसी का सेकंड पार्ट हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ग्रह या प्लेनेट। और यहाँ पर हम सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने वाले आकाशीय पिंडों को ग्रह कहते हैं। और यहाँ पर हमने पहले प्रदर्शित किया था कि सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह परिक्रमण करते हैं और यहाँ पर हम उन 8 ग्रहों की चर्चा करेंगे। और उसमें से पहला ग्रह, या पहले तो हम इनके क्रम को प्रदर्शित करेंगे कि सूर्य के से दूरी के आधार पर ग्रहों को किस तरीके से व्यवस्थित किया गया है, पृथ्वी से दूरी के आधार पर ग्रहों को कैसे व्यवस्थित किया गया है, और तीसरी तरह से हम प्रदर्शित करेंगे आकार के आधार पर ग्रहों को किस तरीके से व्यवस्थित किया जाता है, या सबसे बड़े आकार का ग्रह कौन सा, सबसे छोटे आकार का ग्रह कौन सा है और उनका क्रम कौन सा है। तो एग्जाम में सामान्यतः इन आकार और घनत्व के क्रम के बारे में भी पूछा जाता है, तो उस प्रक्रिया को भी हम यहाँ पर साथ में लेंगे। और फिर एक एक ग्रह की सामान्य जानकारी, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ग्रह, उनके उपग्रह कौन कौन से हैं, महत्वपूर्ण उपग्रह कौन सा है, सारे उपग्रह तो हम नहीं लेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण जो बाय नेम पूछे जाते हैं तो वो हम सामान्य उपग्रह यहाँ पर लेते हैं। तो हम शुरू करने जा रहे हैं ग्रह या प्लेनेट। ठीक है, तो सूर्य या तारों के चारों ओर, कोई भी स्टार भी है क्योंकि सूर्य भी एक तरह से तारा ही है क्योंकि ये स्वयं प्रकाशमान है। तो सूर्य या तारे के चारों ओर परिक्रमण करने वाले आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। लिखने के लिए तरीका यही काम में लिया जाता है, ये शब्द घर के लिए आता है तो हम ग्रह इस रूप में प्रदर्शित करते हैं, जिनको प्लेनेट कहा जाता है। सौर मंडल में कौन से ग्रह? 2 ग्रह बताए थे आपको, सूर्य से दूसरे नंबर का और अंत से पहले नंबर का। ये 2 ग्रह ऐसे हैं सौर मंडल में, शुक्र और यूरेनस या अरुण ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा में, जबकि शेष सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व दिशा में परिक्रमण करते हैं। तो आप सिंपल सी बात देखें, सूर्य अपनी अक्ष पर और सभी ग्रह अपनी अक्ष पर वामावर्त दिशा में घूर्णन करते हैं, अर्थात पश्चिम से पूर्व दिशा के अंदर घूर्णन करते हैं। साथ ही केवल इन 2 ग्रहों को छोड़ करके, एक शुक्र है और दूसरा अरुण है, इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी ग्रह भी सूर्य के चारों ओर वामावर्त दिशा में या एंटी क्लॉकवाइज परिक्रमण करते हैं। तो घूर्णन और परिक्रमण दोनों ही वामावर्त दिशा में हैं, ठीक है, लेकिन केवल 2 ग्रहों का अपनी अक्ष पर घूर्णन, ठीक है, सूर्य और ये पूर्व से पश्चिम दिशा के अंदर उल्टे घूर्णन प्रदर्शित करते हैं या परिक्रमण करते हैं, बाकी सभी ग्रह अपनी अक्ष पर वामावर्त दिशा में ही घूर्णन करते हैं। तो इस प्रक्रिया को यहाँ पर एक तो ये ध्यान रखना, परिक्रमण करते हैं। तो सौर मंडल में सूर्य और यूरेनस ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा में और शेष सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व दिशा में परिक्रमण कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बात कर रहा हूँ, सन है, सभी ग्रह आपके इस तरीके से परिक्रमण करते हैं। यहाँ पर पूर्व है और यहाँ पर पश्चिम है। तो पश्चिम से पूर्व दिशा में, और घड़ी के अगर देखा जाए तो घड़ी के विपरीत दिशा में परिक्रमण करते हैं, और इसी को हम कहते हैं वामावर्त परिक्रमण कहा जाता है, वामावर्त परिक्रमण। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अब उसके अलावा केवल 2 ग्रह ऐसे हैं, शुक्र और यूरेनस या अरुण, ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो परिक्रमण कैसे कर रहे हैं? इससे उल्टी दिशा में परिक्रमण करते हैं। तो पहले तो परिक्रमण ऐसे हो रहा था, अब ये परिक्रमण इस दिशा में और इस दिशा में परिक्रमण, अर्थात क्लॉकवाइज परिक्रमण कौन कर रहा है? केवल शुक्र या वीनस कहते हैं जिसको, और दूसरा है यूरेनस जिसको कहा जाता है अरुण। तो अरुण और शुक्र या वीनस और यूरेनस ये दोनों ही परिक्रमण कैसे कर रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज के, ये क्लॉकवाइज परिक्रमण करते हैं, या हम कह सकते हैं पूर्व से पश्चिम की दिशा में परिक्रमण कर रहे हैं। अगर आपको घूर्णन के बारे में पूछा जाए तो सभी ग्रहों का और सूर्य का घूर्णन कैसे है? तो एक ही चीज आप ध्यान रखें, सभी सूर्य और ग्रह एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त घूर्णन करते हैं, जिसमें शुक्र और यूरेनस भी अपनी अक्ष पर घूर्णन कैसे प्रदर्शित करते हैं? वामावर्त। तो सभी 8 ग्रह और सूर्य अपनी अक्ष पर घूर्णन करते हैं, वो एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त घूर्णन है। और ये कैसे निर्धारित किया गया? अपनी अक्ष पर घूमने का आधार पर निर्धारित किया गया। लेकिन परिक्रमण की बात करें तो
परिक्रमण में सभी ग्रह, केवल शुक्र और यूरेनस को छोड़ करके सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एंटी क्लॉकवाइज अर्थात वामावर्त घूर्णन परिक्रमण करते हैं। और ये परिक्रमण कैसे प्रदर्शित किया गया है? ऊपर से देखने पर इस घूर्णन को इस रूप में, ये परिक्रमण को इस रूप में प्रदर्शित किया गया है। तो सिंपल सा है, सिर्फ इतना सा ध्यान रखें, शुक्र और यूरेनस के परिक्रमण को छोड़ दें तो सभी ग्रहों के परिक्रमण और घूर्णन, शुक्र और यूरेनस भी घूर्णन में शामिल हैं, तो ये सभी एंटी क्लॉकवाइज अपनी अक्ष पर घूर्णन करते हैं और शुक्र और यूरेनस को छोड़ करके सभी ग्रह भी एंटी क्लॉकवाइज परिक्रमण करते हैं। तो ये हो जाएगा। तो एक कॉमन क्या है? सभी ग्रह और सूर्य घूर्णन तो एक ही तरह का करते हैं, लेकिन परिक्रमण में शुक्र और यूरेनस विपरीत दिशा में परिक्रमण कर रहे हैं, जो कि पूर्व से पश्चिम दिशा में है, जबकि अन्य सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व दिशा में परिक्रमण करते हैं। तो यहाँ परिक्रमण में अंतर है, बाकी में कोई परिवर्तन नहीं है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं, अब आपको ये क्रम इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है और एग्जाम में अधिकतर प्रश्न यहीं से पूछे गए हैं। उसमें से हम बात कर रहे हैं सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। सूर्य इधर है, सन में लिख रहा हूं, सन के बाहर की ओर अगर मैं बाएं से आगे से दूर जाता हूं सूर्य से दूरी के आधार पर, तो सबसे पहले आता है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। तो पृथ्वी कौन से नंबर का ग्रह है? तीसरे नंबर। ये 2, ये 1, ये 4। तो पहले 4 ग्रह जिनको आंतरिक ग्रह कहा गया या पार्थिव ग्रह कहा गया है, ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कहा जाता है। जबकि यहाँ पर जो संरचना प्रदर्शित की गई है ये वास्तव में क्या है? अवांतर ग्रह होते हैं। और इसके बाद में 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें नंबर पर सूर्य से दूरी के आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, जिसमें हम अंग्रेजी नाम भी मैं इसमें लिख रहा हूँ आगे। तो अगर यहाँ से देखें तो बुध को कहते हैं मरकरी, इसको कहते हैं वीनस, फिर अर्थ, और इसको कहा जाता है मार्स, फिर बृहस्पति को जुपिटर, यहाँ लिख रखा है वापस बृहस्पति जुपिटर, उसके बाद शनि सैटर्न कहा जाता है, अरुण के लिए हम यूरेनस कहते हैं और वरुण के लिए कहा जाता है नेपच्यून। तो इस तरीके से इनके आपको सामान्य नाम भी दूरी के क्रम के आधार पर अंग्रेजी हिंदी दोनों नाम याद रखने हैं। फिर हम बात कर रहे हैं पृथ्वी से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम अगर प्रदर्शित किया जाए तो। अब यहाँ पर मैं अगर पूरे क्रम की बात करता हूँ तो सूर्य के और इनके क्रम के अनुसार अगर प्रदर्शित करें तो लास्ट वाले 4 ग्रहों में कोई परिवर्तन नहीं है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। ये 4 ग्रह तो सूर्य पृथ्वी से भी उसी क्रम में दूरी में उपस्थित है, लेकिन चूंकि यहाँ पर पृथ्वी के एक तरफ शुक्र है, दूसरी तरफ मंगल है, तो उसमें शुक्र पृथ्वी के सबसे नजदीक है। तो सबसे पहले हमने पृथ्वी के रूप में प्रदर्शित करें तो पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा है? शुक्र है, और इसीलिए ये सबसे चमकीले ग्रह के रूप में भी है, और जो हमें सांझ और भोर के तारे के रूप में प्रदर्शित होता है। सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे पहले दिखाई देता है, देर तक दिखाई देता है। दूसरे नंबर पर है अब मंगल, और शुक्र में से शुक्र नजदीक है तो मंगल दूर चला जाएगा, और उसके बाद बुध चूंकि एक छोड़ के अगले पर है तो उसकी दूरी वैसे अलग हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर यदि मैं इस क्रम की बात करता हूं तो इस क्रम के अंदर पृथ्वी से दूरी ले रहे, पृथ्वी को मैं हटा देता हूं, तो बाकी क्रम के अंदर केवल प्रदर्शित किया जाए तो शुक्र, मंगल, बुध। तो बुध को मैं यहां से उठा के यहां रख दूं तो शुक्र, मंगल, फिर बुध, और बाकी का क्रम एज इट इज है। तो केवल एक को हटाना है, पृथ्वी से दूरी ले रहे हैं, पृथ्वी को हटा दूं, बाकी जो क्रम बचा उसमें बुध को तीसरे नंबर पर लेके आ जाओ, आपका पृथ्वी से दूरी का क्रम निर्धारित हो जाएगा। तो ये हो जाएगा शुक्र, मंगल, बुध, और उसके बाद में बाकी अंतिम 4 ग्रह उसी क्रम में है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, सेम क्रम रहेगा, ठीक है। इसके अलावा ग्रहों के आकार छोटे से बड़े में आकार के क्रम में प्रदर्शित किया जाए तो सबसे छोटे आकार का ग्रह कौन सा है? बुध, ठीक है। फिर है मंगल, शुक्र, पृथ्वी, नेपच्यून, यूरेनस, शनि और बृहस्पति। तो कहा जाए 8 ग्रह में से सबसे बड़े आकार का ग्रह कौन सा है? तो आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध।
तो बुध और बृहस्पति ये इसी रूप में प्रदर्शित होते हैं। और राजस्थान बोर्ड की परीक्षाओं के अंदर अगर आपने देखा हो तो बृहस्पतिवार या जिसको गुरुवार कहते हैं वहीं से परीक्षाएं शुरू होती है। तो आप सीधा ध्यान रखें, बृहस्पतिवार या गुरुवार जो है वो आकार में सबसे बड़े प्लेनेट को प्रदर्शित करता है। और राजस्थान बोर्ड की सामान्यतः परीक्षाएं इसी तारीख से या इसी वार से प्रारंभ होती है। तो यहाँ पर सबसे बड़े आकार का कौन सा है? बृहस्पति। सबसे छोटे आकार का कौन सा है? बुध है। ठीक है। और अगर क्रम से देखें तो पृथ्वी के पहले 3 और पृथ्वी के बाद वाले 4। तो यहाँ से मैं प्रदर्शित करूँ तो बाकी वाले 4 सारे बड़े ही बड़े हैं, जिनको हम बृहस्पति ग्रह कहते हैं, जोवियन प्लेनेट कहा जाता है। और बड़े आकार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति। सबसे छोटा कौन सा है? बुध। तो ये आपको तीनों क्रम इंपॉर्टेंट रूप से याद रखने हैं। और उन्हीं को यहाँ पर एक चित्र के रूप में प्रदर्शित किया गया है, जिसमें सोलर सिस्टम दे रखा है, जिसमें सूर्य और सूर्य के बाद में मरकरी अर्थात बुध, विनस अर्थात शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल मार्स, फिर जुपिटर बृहस्पति, सैटर्न शनि, यूरेनस और फिर लास्ट में दिया गया है नेपच्यून, जिसमें नेपच्यून को कहते हैं वरुण, फिर अरुण, फिर शनि, बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी, शुक्र और बुध। तो इस तरीके से ये क्रम आपको ध्यान रखना है। अब गलती कहाँ होती है कि हम वार याद रख के करने के हिसाब से देखें तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको ये क्रम अच्छी तरह से याद रखना पड़ेगा, वार के क्रम में ये नहीं है। ठीक है। और अगर आप संरचना देखें तो इसमें एक तो ये इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी नीले रंग का ग्रह है, दिखाई भी देता है। इसी तरीके से मार्स लाल रंग का ग्रह है, कलर से भी दिखाई देता है। आयरन ऑक्साइडों के कारण, लोहे के ऑक्साइडों के कारण ये लाल रंग का होता है। इसी तरीके से शनि के चारों ओर और यूरेनस के चारों ओर छल्ले बने हुए हैं, जिसमें बड़े आकार के छल्ले शनि के हैं, छोटे आकार के छल्ले किसके हैं? यूरेनस के। ये गैसीय या गैसों के छल्ले निर्मित हुए हैं। और लास्ट वाला है नेपच्यून, कलर से भी आपको प्रदर्शित हो जाए। तो ये और ये दोनों, ये गहरे नीले रंग का है, ये हल्के नीले रंग का है, और ये पृथ्वी भी ब्लू कलर का नीले रंग का ग्रह है। इसके अलावा ये लाल रंग का है, ये छल्ले वाला है, ये सबसे बड़ा है। तो जुपिटर सबसे बड़े आकार का, बृहस्पति आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। यहाँ आकार के रूप में यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं, ये सबसे बड़े आकार का, पृथ्वी उसके सामने काफ़ी छोटी है, और सूर्य और भी काफ़ी बड़ा है। यहाँ प्रदर्शित किया कि इतना बड़ा नहीं, लेकिन ये वास्तव में काफ़ी बड़ा है, इनकी तुलनात्मक रूप से इसका आकार काफ़ी अधिक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब है एक एक ग्रह का परिचय लेके चलते हैं, ग्रहों का सामान्य परिचय। और ग्रहों के सामान्य परिचय में ग्रहों के नाम ये क्रम से आपको प्रदर्शित किए गए हैं, जिसमें सबसे पहले दिया गया बुध, दूसरे नंबर पर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि छल्ले वाला है, फिर अरुण ये भी छल्ले वाला है, फिर वरुण, और उसके बाद में है यम या प्लूटो कहा गया। तो ये वाला लास्ट है 9वां, यम प्लूटो, लेकिन इसको ग्रह नहीं माना जाता है। तो ये सारे ग्रह एक क्रम के अंदर प्रदर्शित किए गए। ये सूर्य उनके आकार सामने आकार में काफी बड़ा है, इस तरह का लंबा घेरा बनता है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम पहले भी अपने ले रखा है, और यहाँ पर भी मैंने बता दिया है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, जिसमें मंगल और बृहस्पति के बीच में अवांतर ग्रह है, तो इनको आंतरिक ग्रह कहेंगे, सूर्य की तरफ वाले, और ये सूर्य से दूर वाले हैं, बाह्य ग्रह कहा जाता है। आकार में बृहस्पति के बराबर है तो इनको बृहस्पति ग्रह कहते हैं। ये आकार में पृथ्वी के बराबर है तो इसको पार्थिव ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट स्थिति हम देख रहे हैं, पहला ग्रह लेके चलते हैं, बुध, मरकरी कहा जाता है। ठीक है। मरकरी अर्थात जैसे पारा है, मरकरी को हिंदी में पारा कहते हैं, तो पारा जिस तरीके से चमकीला होता है उसी तरीके से ये बुध भी देखने में ऐसा ही चमकीला है, इसलिए इसका नाम मरकरी या बुध रखा गया है। और यहाँ पर ये संरचना आप देख रहे हैं, इस तरीके से ये मरकरी की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है। इस पर वायुमंडल लगभग नहीं होता है, क्योंकि ये सूर्य के बिल्कुल नजदीक है, इसलिए इस पर वायुमंडल नहीं होता है। अतः दिन में अत्यधिक गर्म और रात में अत्यधिक ठंडा रहता है। ठीक है। तो हमारे चारों ओर, चूंकि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, इसलिए यह पृथ्वी से निष्कासित होने वाली विकिरणों को वायुमंडल में मुक्त नहीं होने देता पूर्णतः, और इसीलिए पृथ्वी के ऊपर का तापमान नियंत्रित रहता है, गर्म ग्रह के रूप में रहता है। रातें यहाँ पर बुध के ऊपर रातें अत्यधिक ठंडी और दिन अत्यधिक गर्म होते हैं, क्योंकि ये सूर्य के नज़दीक है तो गर्म बहुत जल्दी होता है, और जैसे ही इसके पीछे हिस्से पर जहाँ पर रात है, जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच रहा है, वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, अर्थात इनके अंदर टेम्परेचर में वेरिएशन बहुत अधिक रहेगा।
परिक्रमण काल इसका कितना है, 88 दिन का। ठीक है, तो दो चीजें ध्यान रखना, अपनी अक्ष पर घूर्णन के कारण दिन की अवधि निर्धारित होती है। कोई भी ग्रह अपनी अक्ष पर एक पूरा घूर्णन करने में जितना समय लेता है उसको हम एक दिन की अवधि कहते हैं, और सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण को पूरा करने में जितना समय लेता है उसे एक वर्ष कहा जाता है। तो चूंकि यहाँ पर परिक्रमण 88 दिन 88 दिन का है, इसलिए यहाँ पर बुध का एक वर्ष 88 दिनों के बराबर, ये हमारे समय के अनुसार पृथ्वी के तुलनात्मक रूप से प्रदर्शित किया गया। तो सूर्य के चारों ओर पूरा परिक्रमण करने में 88 दिन 88 डे लगते हैं, इसलिए यह एक वर्ष 88 दिनों के बराबर होता है। और घूर्णन अपनी अक्ष पर जो घूर्णन है वो 58 दिन में पूरा करता है। पृथ्वी तो एक दिन में पूरा कर देती है, इसलिए इसका एक दिन 24 घंटे का होता है, उसको हम एक दिन मानते हैं। तो घूर्णन करने में 24 घंटे लगते हैं, इसलिए एक दिन कहा गया। तो अपने यहाँ एक दिन 24 घंटे के बराबर। लेकिन उसके तुलनात्मक रूप में अगर देखें तो पृथ्वी के एक दिन की तुलना में बुध के घूर्णन को करने में या अपनी अक्ष पर घूर्णन पूरा करने में इसको 58 डेज लगते हैं। इसका घूर्णन काल व परिक्रमण काल, तो घूर्णन काल से परिक्रमण काल क्या है, कम है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो घूर्णन काल 58 दिन का है और परिक्रमण काल कितना है, 88 दिन का है। तो यहाँ पर घूर्णन काल है, ये क्या हो जाएगा, एक दिवस की अवधि। तो इसका एक दिन कितना हो गया, 58 दिन के बराबर। तो बुध का एक दिन, बुध ग्रह का एक दिन कितने बराबर हो जाएगा, एक दिन 58 दिनों के बराबर होता है, और एक वर्ष 88 दिनों के बराबर। लगभग थोड़ा सा अंतर है, 88 और 58। तो एक दिन 58 दिनों का है और परिक्रमण काल एक वर्ष 88 दिनों के बराबर होता है। इसका घूर्णन काल परिक्रमण काल से कम है। इसका वह भाग जो सूर्य की तरफ है वहाँ उच्च ताप होगा, और जो सूर्य से दूर है जहाँ अंधकार है वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। विपरीत दिशा में रहता है वहाँ रात होती है, अतः यहाँ निम्न ताप रहता है। तो सूर्य के चारों ओर ग्रह का जो हिस्सा है वहाँ पर दिन, और उसके विपरीत हिस्से को हम क्या कहते हैं, रात, जहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँच रहा है। दिन का तापमान यहाँ पर लगभग 610 केल्विन के बराबर, और रात का तापमान 0 केल्विन तक पहुँच जाता है, अर्थात परम ताप तक पहुँच जाता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट है। तो इसमें टेम्परेचर में अत्यधिक वेरिएशन है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन है। सेकंड है, ये सूर्य से दूसरे नंबर का ग्रह है, शुक्र कहते हैं, और शुक्र पर काफ़ी सवाल बनते हैं और काफ़ी सवाल पूछे भी गए हैं। तो ये सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना, ये सबसे चमकीला, सूर्य से सबसे नज़दीक तो बुध है, लेकिन चमकीला अगर कहा जाए तो शुक्र है। क्यों है चमकीला, उसका कारण भी अभी आएगा। तो यह सर्वाधिक चमकीला ग्रह है जो गंधक व सल्फ्यूरिक अम्ल के बादलों से घिरा रहता है और सूर्य के प्रकाश को तीव्रता से प्रकाशित या परावर्तित करता है। तो जो प्रकाश है, जो कोई भी ग्रह प्रकाश को परावर्तित करता है, वही उसकी चमक के रूप में दिखाई देता है। तो यहाँ पर चूंकि इस ग्रह के चारों ओर गंधक और सल्फ्यूरिक अम्ल से बने बादल हैं, और इस बादलों से घिरा होने के कारण ये सूर्य से आने वाले प्रकाश को तीव्रता से परावर्तित करता है, इसलिए यह सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। और अगर परावर्तन की प्रकृति देखें तो लगभग 76% भाग इसकी सतह पर गिरने के बाद पूर्णतः परावर्तित हो जाता है, केवल शेष भाग ही इसकी सतह तक पहुंचता है। तो इसीलिए यह सबसे चमकीला ग्रह है। तो गंधक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, गंधक में सल्फर एस और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, तो ये सल्फर और H2SO4 से मिलकर बना हुआ है, सूर्य के लगभग 76% भाग को परावर्तित करता है, इसलिए सबसे चमकीले ग्रह की श्रेणी में आता है। और फिर है, इसके लिए ही सूचना दे रखी है, इसको हम क्या नाम देते हैं, भोर का तारा या मॉर्निंग स्टार कहते हैं, और इसी का दूसरा नाम है सांझ का स्टार भी कहते हैं, क्योंकि सूर्योदय से में सबसे पहले जो या सबसे लास्ट तक, जैसे रात में तारे नजर आ रहे हैं, सूर्योदय से होने से पहले तारे धीरे धीरे दिखने बंद हो जाते हैं, लेकिन सबसे लास्ट तक दिखाई देने वाला तारा कौन सा है, शुक्र है। और इसीलिए इसको हम भोर का तारा भी कहते हैं। जब प्रकाश थोड़ा हो जाता है उसके बाद भी ये आसमान में दिखाई देता है, इसलिए भोर का तारा। और शाम को सूर्यास्त के बाद कोई भी तारा नहीं दिखाई देगा, उसकी जगह सबसे पहले
शुक्र ग्रह दिखाई देना प्रारंभ करता है, इसलिए इसको सबसे पहले दिखाई देने वाला सांझ का तारा और सबसे अंत तक दिखाई देने वाला, रात में सबसे लास्ट तक दिखाई देने वाला तारा कहा जाता है या भोर का तारा कहा जाता है। तो इसको दो नाम दिए गए, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार कहा गया है, सांझ का और भोर का तारा कहा गया है, क्योंकि यह अत्यधिक चमकीला होने के कारण सबसे पहले और अंत तक दिखाई देता है। इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है, जो लगभग 90 से 95% से उत्पन्न ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण इसका तापमान क्या रहता है, उच्च रहता है। वैसे तो ये प्रकाश को अत्यधिक 76% को परावर्तित कर देता है, फिर भी इसका टेम्परेचर अधिक है। उसका मूल कारण है कार्बन डाइऑक्साइड की इसकी वायुमंडल में अधिकता है, और उस अधिकता के कारण यह ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण या प्रभाव के कारण, हरित गृह प्रभाव के कारण यह टेम्परेचर अपने अंदर संग्रहित रखता है वायुमंडल के अंदर, और ऐसी स्थिति के अंदर यह अत्यधिक गर्म रहता है। जबकि बुध के चारों ओर वायुमंडल नहीं है, इसलिए वह अत्यधिक ठंडा और अत्यधिक गर्म रहता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण, ये ध्यान रखना, कार्बन डाइऑक्साइड के ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण इसका तापमान उच्च रहता है, इसलिए यह सबसे अधिक गर्म ग्रह है, और इसीलिए इसको नाम दिया गया है ग्रीन हाउस ग्रह भी कहते हैं, हरित ग्रह भी कहा जाता है। अब इसको ग्रीन हाउस ग्रह, अब ग्रह या हाउस को भी हिंदी में ग्रह ही लिखेंगे, ठीक है, ग्रीन को हरा, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, हरा गृह ग्रह, ठीक है, लेकिन सिर्फ इतना ही ध्यान रखें, ग्रीन हाउस ग्रह कहा गया है, प्लेनेट कहा गया है। इसका परिक्रमण काल 225 दिन का है और घूर्णन काल 243 दिन का है। इसका मतलब अगर घूर्णन काल 243 दिन का है तो इसका एक दिन कितने के बराबर होगा, 243 दिन के बराबर, और परिक्रमण काल 225 दिन का है, इसलिए इसका एक वर्ष कितना होगा, 225 दिन का। तो एक वर्ष तो है 225 दिन का, जबकि एक दिन है 243 दिन का। तो ऐसी स्थिति में अगर आप देखें तो वर्ष कम अवधि का है और एक दिन ज्यादा अवधि का है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि शुक्र के अंदर वर्ष कम दिनों का और दिन ज्यादा का है, ठीक है, तो दिन बड़ा होता है और वर्ष यहाँ पर छोटा होता है। तो ये थोड़ी एक प्रकृति ध्यान रखना। अतः और ये पृथ्वी के तुलनात्मक रूप से हम प्रदर्शित कर रहे हैं, और वहाँ पर दिनों की इसलिए एक बात की गई है, मात्रक के रूप में हम दिन प्रदर्शित कर रहे हैं, समय को दिनों में प्रदर्शित किया गया। इसका एक दिन घूर्णन काल के बराबर और एक वर्ष परिक्रमण काल के बराबर है, और चूंकि एक दिन परिक्रमण काल से अधिक है, इसलिए एक दिन एक वर्ष से बड़ा होता है। इसी तरीके से पृथ्वी के सबसे नजदीकी पड़ोसी ग्रह है, और आकार और बनावट में पृथ्वी के समान होने के कारण इसे हम पृथ्वी की बहन या अर्थ सिस्टर कहा जाता है। तो शुक्र की पृथ्वी की बहन कहलाती है, क्योंकि यह आकार में पृथ्वी के लगभग बराबर है। और वापिस ध्यान रखना, इसका एक वर्ष एक दिन से छोटा होता है, ये जरूर ध्यान रखना। फिर है तीसरा ग्रह, पृथ्वी या अर्थ कहा गया है। सौर मंडल का मात्र ग्रह है जिस पर जल व जीवन मौजूद है, ठीक है, एक ही ग्रह ऐसा है जिस पर जल है और जीवन है, बाकी किसी ग्रह पर जल और जीवन नहीं है। एक उपग्रह ऐसा है जिस पर ये परिस्थितियां है, लेकिन वहां पर भी जीव जंतु है या नहीं है उसकी जानकारी नहीं। इसका एक उपग्रह है और उसको हमने नाम दिया है चंद्रमा। अभी तक बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं था, पहला बार तीसरे ग्रह पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसको हम कहते हैं चंद्रमा या मून कहा गया है। 2/3 भाग इसका, पृथ्वी का 2/3 भाग जल से ढका होने के कारण ये आसमान से नीला दिखाई देता है, और इसीलिए इसको हम नीला प्लेनेट कहते हैं। रेड प्लेनेट कहा जाता है मंगल को, और ब्लू प्लेनेट कहा जाता है पृथ्वी को, ठीक है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी का आकार चपटा गोलाब है, ये जरूर ध्यान रखना, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। गोलाकार नहीं है, चपटा गोलाब है, अर्थात ये ध्रुवों से चपटी है और साइड में से इस तरह की संरचना है। तो पृथ्वी को अगर प्रदर्शित करें तो हम इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। तो ये ध्रुवों से यहाँ से लंबाई कम है, जबकि ये लंबाई क्या है, अधिक है। और इसको ऐसे कहा जाता है कि चूंकि ये अपनी अक्ष पर घूम रही है, तो अपकेंद्रीय बल के कारण
ये घूमते समय ये बाहर की ओर फैल जाती है, जबकि ध्रुवों से ये चपटी हो जाती है। तो ये अपने घूर्णन के कारण अपने गोलाकार आकार को परिवर्तित करके इस आकार में बदल जाती है। ये इसकी अक्ष को हम प्रदर्शित करते हैं, जो पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूर्णन करती है। तो इसका आकार कैसा है? चपटा गोलाभ है, भूमध्य रेखा पर उभरी हुई व ध्रुवों पर ये चपटी है। तो भूमध्य रेखा पर ये उभरी हुई है और बाकी ध्रुवों से ये चपटी है। इसके इस आकार का मूल कारण अपनी अक्ष पर तीव्रता से घूर्णन है। पृथ्वी अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगर मैं इसकी ये अक्ष प्रदर्शित करता हूं तो ये कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 23.5 डिग्री झुकी हुई रहती है। तो वापस ध्यान से देखना, पृथ्वी अपनी अक्ष पर, ठीक है, पृथ्वी के अक्ष अगर ये है तो यह अपनी अक्ष से कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। तो ये अक्ष है, तो यहां से 23.5 डिग्री तक ये झुकी, अर्थात पृथ्वी की जो अक्ष है 23.5 डिग्री झुकी हुई। अगर मैं ऊर्ध्वाधर रेखा खींचता हूं तो ऊर्ध्वाधर रेखा के साथ पृथ्वी की अक्ष 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो पृथ्वी कितनी झुकी हुई है? अपनी अक्ष के सापेक्ष, मूल लाइन से अक्ष के सापेक्ष 23.5 डिग्री ऊपर से अगर मैं देखता हूं तो झुकी हुई है। और अगर क्षैतिज से देखता हूं तो ये दोनों चीजें ध्यान रखना, ये पृथ्वी की अक्ष है और ये इसकी वास्तविक रेखा है। तो ये इस रेखा से झुकी हुई कितनी है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और ये अगर मैं क्षैतिज रेखा की बात करता हूं तो बाकी वाला कोण ये क्षैतिज रेखा के साथ बनाएगी और ये 66.5 डिग्री का कोण निर्मित करती है। तो अक्ष से, अक्ष जो है या अक्षांश जो प्रदर्शित करते हैं उसके आधार पर ये 66.5 डिग्री का कोण बना रही है। और ऊर्ध्वाधर रेखा के साथ इसकी अक्ष जो है ये 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो यही हम आगे करक और मकर रेखाएं जो प्रदर्शित करेंगे वो 23.5 डिग्री के रूप में प्रदर्शित की जाती है। तो यही इसका कारण है और इसी कारण इसके मौसम में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। पृथ्वी एकदम अपनी अक्ष के साथ निश्चित कोण से झुकी होने के कारण सूर्य की किरणें सभी जगह पर एक पूरे वर्ष भर सीधी नहीं पड़ती है और ऐसी स्थिति के अंदर अलग अलग मौसम या ऋतुएं बनती है। अगला हम बात कर रहे हैं पृथ्वी का वायुमंडल की बात करते हैं, पृथ्वी की सूचनाएं ले रहे हैं। तो शोभ मंडल, वैसे तो ये आपने पढ़ रखा होगा, जबकि सामान्य सिंपल सी जानकारी मैं यहाँ प्रदर्शित कर रहा हूँ। पृथ्वी के सबसे नज़दीक 0 से 11 किलोमीटर की दूरी पर शोभ मंडल है और इसी में लगभग सभी गैसें पाई जाती है, बादल बनते हैं, बारिश होती है, आंधी तूफान आते हैं, मौसमी हलचल होती है। वायुमंडल का संगठन क्या है? तो वायुमंडल का संगठन में 78% लगभग क्या है? नाइट्रोजन है, लगभग 21% ऑक्सीजन है, फिर 0.9% ऑर्गन है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जरूर ध्यान रखना, एग्जाम में पूछी गई है। 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड और शेष अन्य गैसें हैं। तो लगभग 99% नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है और बाकी 1% में अन्य सभी गैसें आ जाती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड केवल 0.03% है। उसके बाद भी वायुमंडल में आयतनात्मक रूप में इतनी होने के बाद भी यह ग्रीन हाउस प्रभाव प्रदर्शित करती है। उसके बाद में है दूसरा मंडल, जो कि उससे 11 किलोमीटर से आगे है। तो 11 से लेके 50 किलोमीटर तक की दूरी में यह समताप या ओजोन मंडल कहलाता है। यहाँ का टेम्परेचर परिवर्तित नहीं होता, किसी भी तरह की मौसमी हलचल यहाँ पर नहीं होती है या किसी प्रकार का कोई वायु में हलचल संभव नहीं। उसीलिए इसका नाम क्या है? ताप भी स्थिर रहता है और यहाँ ओजोन की अधिकता है, इसलिए इसको हम कहते हैं ओजोन मंडल। ओजोन सूत्र है O3 की अधिकता होती है। यह परत अंतरिक्ष से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करती है या यूवी रेडिएशन को अवशोषित करती है। तो ओजोन परत या समताप मंडल जो है वो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करने के कारण हमारे यहाँ जीवन को संभव करती है। अगर ओजोन परत नहीं होती तो यहाँ पृथ्वी पर जीवन इस रूप में संभव नहीं था। तीसरा और अंतिम मंडल हम बात कर रहे हैं आयन मंडल। ये आयनों से बना है, जो कि 50 किलोमीटर से ऊपर का क्षेत्रफल है या क्षेत्र है और ये आयनों से बना होने के कारण ये रेडियो तरंगों का परावर्तन करता है, अर्थात रेडियो प्रसारण में सहायक है। तो रेडियो प्रसारण को प्रदर्शित करने, अर्थात रेडियो तरंगें जो पृथ्वी से प्रसारित होती है
वो इसी आयन मंडल से टकरा कर वापस पृथ्वी पर आती है, फिर टकरा कर वापस आयन मंडल की ओर जाती है। तो इस तरीके से यह रेडियो तरंगों का परावर्तन करने के कारण रेडियो प्रसारण करने में सहयोग देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला ग्रह है मंगल ग्रह, जिसको कि लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, देख अब चित्र में भी आप प्रदर्शित कर सकते हैं कैसा है, लाल रंग का दिखाई दे रहा है। और कारण आपको ध्यान है, आयरन के ऑक्साइडों के कारण इसका रंग लाल होता है। विशाल रेगिस्तान युक्त तथा ज्वालामुखियों की अधिकता वाला ग्रह है। इसमें काफी अधिक मात्रा में ज्वालामुखी उत्पन्न होते रहते हैं। वायुमंडल के अंदर 95% तो कार्बन डाइऑक्साइड और लगभग 3% नाइट्रोजन और 2% ऑर्गन है। पृथ्वी पे कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, लेकिन नाइट्रोजन 78%। यहाँ पर उल्टे हैं, उससे भी ऑक्सीजन यहाँ बिल्कुल नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक मात्रा में 95% तक उपस्थित रहती है। इसे रेड प्लेनेट या लाल ग्रह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी मिट्टी में लगभग 16% तक लौह ऑक्साइड, आयरन के ऑक्साइड में Fe3O4 कहते हैं, जो कि दो का मिश्रण है, Fe2O3 और FeO तथा Fe2O3 दोनों का मिश्रण है, मिश्रित ऑक्साइड के रूप में Fe3O4, और यह 16% तक उसके रेत में उपस्थित है। इसलिए इस ग्रह को यहाँ से देखने पर लाल रंग का दिखाई देता है, और इसलिए इसका नाम रखा गया रेड प्लेनेट या लाल ग्रह कहा जाता है। इसका रंग कैसा रहता है? आयरन ऑक्साइड के कारण लाल रहता। तो ये सब ध्यान रखना। मार्स या मंगल का रंग लाल क्यों है? आयरन ऑक्साइड के कारण। इसको लाल ग्रह इसीलिए कहा जाता है। तो लाल ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके रेत में 16% आयरन ऑक्साइड है, और इस आयरन ऑक्साइड लाल रंग का होने के कारण ये दूर से लाल दिखाई देता है। इसके 2 उपग्रह हैं। पहले कितना था? पृथ्वी का 1, बुध का 1 भी उपग्रह नहीं है, शुक्र का 1 भी उपग्रह नहीं है, मंगल का, ये पृथ्वी का 1 उपग्रह है, और मंगल के यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 2 उपग्रह। एक है डेमोस और दूसरा नाम है फोबोस। डेमोस एंड फोबोस 2 उपग्रह है। और मंगल का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसको निक्स ओलंपिया नाम दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर कई अभियान हुए हैं जो कि इसकी संरचना को ज्ञात करने में सहयोग करते हैं, और वहाँ से पता चला है कि इसका निक्स ओलंपिया वहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसका नाम रखा गया है निक्स ओलंपिया। लाल ग्रह। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, अगला इसी की सूचना है कुछ लाल ग्रह की, मंगल की, जिसमें यह ग्रह ऋतुओं के अनुसार रंग बदलता है। शरद ऋतु में ये भूरा हो जाता है और वसंत में हरा हो जाता है। ठीक है, और ये वजह क्या है रंग परिवर्तन की? रंग परिवर्तन की मूल वजह है टेम्परेचर में परिवर्तन के कारण। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में ज़्यादा है, और वहाँ पर ताप परिवर्तन के कारण ऋतुओं के अनुसार रंग परिवर्तित हो जाता है। सर्दियों में भूरा और वसंत में हरा रंग हो जाता है। ठीक है, इस ग्रह पर स्वतंत्र ऑक्सीजन की कमी के कारण जीवन संभव नहीं है। बिल्कुल सिंपल सी पहले बात कर दी। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन मिलकर लगभग 100% बना देते हैं, इसलिए, और ऑक्सीजन वहाँ पर नहीं है, इसलिए जीवन संभव नहीं। तापमान दिन में 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड और रात में लगभग -86 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। घूर्णन काल 24 घंटे 27 मिनट लगभग पृथ्वी के 1 दिन के बराबर ही इसका 1 दिन होता है, जबकि परिक्रमण काल पृथ्वी से काफ़ी अधिक है। पृथ्वी का परिक्रमण काल होता है 365 सही 1/4, जबकि यहाँ पर है 687 दिनों का 1 वर्ष होता है। इसके 2 उपग्रह हैं, ये नाम पहले आ चुके हैं, फेबोस और ये डेमोस और फोबोस। डेमोस एंड फोबोस, ये 2 आपको नाम भी ध्यान में रखने। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, अगला ग्रह है बृहस्पति, जो आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। तो बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम अधिकतम पाई जाती है। अब जो आगे जो ग्रह हैं उनमें जो गैसें होगी वो हल्की गैसें हैं, क्योंकि सूर्य से काफ़ी दूर है, और हल्की गैसों में मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम ही है, जबकि मंगल तक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि गैसें उपस्थित रहती है, जिसमें बुध पर कोई भी वायुमंडल उपस्थित नहीं है। शुक्र पर वायुमंडल उपस्थित है, और मंगल पर और पृथ्वी पर वायुमंडल उपस्थित है। और बाहरी ग्रह जो जितने भी हैं
उनमें किसी में वायुमंडल है तो उसमें हल्की गैसों में हाइड्रोजन और हीलियम ही उपस्थित रहती है। आकाश का चौथा सर्वाधिक चमकीला ग्रह है, चौथे नंबर का सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। और ये कौन सा है? चौथे नंबर का ग्रह है, जिसमें सूर्य सबसे अधिक चमकीला, चंद्रमा दूसरे नंबर पर है और शुक्र तीसरे नंबर पे है। तो किसका है? आकाश का, आसमान से जो दिख रहे हैं उसमें सूर्य सबसे ज्यादा चमकने वाला, दूसरे नंबर पर चंद्रमा, तीसरे नंबर पर शुक्र और चौथे नंबर पर कौन सा है? बृहस्पति। और अगर कहा जाए ग्रहों में दूसरा सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है तो बृहस्पति हो जाएगा, क्योंकि पहला ग्रह है शुक्र और दूसरा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। घूर्णन काल 9 घंटे 55 मिनट का एक दिन है। परिक्रमण काल बहुत लंबा है, लगभग 4333 दिनों का एक वर्ष होता है, जबकि घूर्णन काल बहुत कम है, 9 घंटे और 55 मिनट। अगला ग्रह है या इसी ग्रह की कुछ सूचना और है, गैसों का गोला है, अर्थात बृहस्पति गैसों का एक गोला है जिसमें कई वलय व छल्ले बनते हैं। यह ग्रह रेडियो तरंगें विकिरित करता है। बृहस्पति, ठीक है। और इसमें जो ये छल्ले बन रहे हैं, ये दिख रहे हैं, वो उस तरह के छल्ले नहीं है जैसे शनि के छल्ले। शनि के छल्ले तो बाहर से अलग नजर आते हैं, जबकि ये उसकी सतह के ऊपर ही छल्लों के रूप में दिखाई देता है। तो ये गैसों का गोला है जिसमें कई वलय व छल्ले बनते हैं। ये ग्रह रेडियो तरंगें लगातार विकिरित करता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक ध्यान रखना। रेडियो तरंगों का विकिरण कौन करता है? ये बृहस्पति ग्रह। कई उपग्रह हैं, वह हाइड्रोजन हीलियम का वायुमंडलीय गैसों के कारण यह ग्रह एक तारे के समान है। तो तारे के समान ग्रह, क्योंकि तारों में ऊर्जा स्व उत्पादित होती है और उसमें हाइड्रोजन संलयन अभिक्रिया द्वारा हीलियम में परिवर्तित होती है, द्रव्यमान घटता है और उच्च मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है और इसीलिए तारे चमकते हैं या स्वयं प्रकाशित होते हैं। क्योंकि इसके वायुमंडल में भी हाइड्रोजन हीलियम की अधिकता है, अतः इसे हम एक तारे के समान ग्रह मानते हैं। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। बृहस्पति तारे के समान ग्रह क्यों है? क्योंकि इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन हीलियम की अधिकता होती है। इसके कई उपग्रह हैं, जिनमें सबसे बड़ा उपग्रह का नाम मैंने लिखा है गैनीमीड, सबसे बड़ा उपग्रह है। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। और सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड। और ये बृहस्पति का ही उपग्रह है गैनीमीड, जो सबसे बड़े आकार का है। इस ग्रह के लाल धब्बे अशांत बादलों से बनते हैं। तो यहाँ पर जो लाल धब्बे या गहरे भूरे रंग के धब्बे जो नजर आ रहे हैं, वो यहाँ पर अशांत या विघटित होने वाले या तीव्रता से गतिशील बादलों के कारण होते हैं और ये बृहस्पति को पहचानने में सहायता करते हैं। अब है नेक्स्ट नंबर पे शनि ग्रह, और ये क्रम के अनुसार देखें तो ये छठे नंबर का ग्रह है जिसका नाम है शनि। और शनि की पहचान है, हम दूरबीन से अगर उसको देखें तो भी इसके चारों ओर इस तरह के छल्ले स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। शनि के चारों ओर वलय युक्त ग्रह है, जिससे ये सुंदर ग्रह माना जाता है। इसे दूरबीन से देखकर भी हम पहचान सकते हैं। सौर मंडल का छठा ग्रह है, जिसे नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है रात्रि के समय, ठीक है। वायुमंडल में हाइड्रोजन हीलियम के आधिक्य से बना है, जिसमें HCN जैसी विषैली, हाइड्रोजन साइनाइड जैसी विषैली गैसें भी इसमें उपस्थित रहती है। तो हाइड्रोजन हीलियम की बृहस्पति पर भी अधिकता है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन हीलियम की अधिकता रहती है और आगे वाले ग्रहों में भी इनकी अधिकता ही रहती है, क्योंकि ये पृथ्वी से, सूर्य से दूर है, इसलिए इस पर हल्के गैसों का ही वायुमंडल होता है। सौर मंडल का ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा बृहस्पति, सेकेंड नंबर पर कौन सा है? शनि। ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। पीले तारे जैसा दिखाई देता है, ये भी आप प्रकृति ध्यान रखना, पीले रंग के तारे की तरह दूर से दिखाई देता है। शनि के सर्वाधिक संख्या में उपग्रह हैं, खूब सारे उपग्रह होते हैं इसके, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? टाइटन, जो कि सबसे बड़ा उपग्रह है, जिसका वायुमंडल पर कहा था मैंने कि एक उपग्रह ऐसा है जिसका वायुमंडल पृथ्वी से समांतर प्रदर्शित करता है, और वो ग्रह कौन सा है? टाइटन। इस नाम से घड़ियां भी आती है टाइटन। तो टाइटन ब्रांड है और ये पृथ्वी के जैसे ही वातावरण वाला उपग्रह है, और यह शनि के एक सबसे बड़े उपग्रह के रूप में प्रदर्शित किया गया है, जिसका नाम है टाइटन, ठीक है, जिसका वायुमंडल पृथ्वी के वायुमंडल के समान ही है और घनत्व लगभग उसके जैसा ही है। और 7वां ग्रह है अरुण। इसके वायुमंडल में फैली मेथेन तथा अमोनिया के कारण ये हरे रंग का है। तो इंपॉर्टेंट लिखना इसको, कैसे रंग का है? ग्रीन कलर का है। तो यह हरे रंग का ग्रह है, कौन सा? अरुण,
ठीक है। याद रखने के लिए अरुण का इंग्लिश नाम, आप गोल्ड का प्रतीक याद रख लें, ए से अरुण और यू से यूरेनस। तो यूरेनस गोल्ड के प्रतीक के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, ए अरुण और यू यूरेनस, गोल्ड के चिन्ह कोई के आधार पर या प्रतीक के आधार पर हम याद रख सकते हैं। इसके वायुमंडल में फैली मेथेन और अमोनिया के कारण यह कैसे रंग का है, हरे रंग का। तो ये दो गैसें ध्यान रखना, मेथेन जिसको कहते हैं CH4, अमोनिया NH3, दोनों में ये विस्फोटक प्रकृति की गैस है और ये जहरीली गैस है। तो इन दोनों के कारण इसका रंग कैसा दिखाई देता है, हरा। और इसे किसने खोजा है, सर विलियम हर्सल ने इसको खोजा है, सर विलियम हर्सल, नाम ध्यान रखना, ने खोजा है। इसका तापमान -217 से या 56 केल्विन के बराबर होता है। वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मेथेन और अमोनिया की अधिकता होती है। उससे पहले वाले दोनों ग्रहों में हाइड्रोजन, हीलियम की अधिकता थी, यहाँ पर मेथेन और अमोनिया भी उपस्थित है। आकार में ये सबसे बड़े ग्रहों में तीसरे नंबर पर है और क्रम से अगर देखें तो हम उसी रूप में प्रदर्शित करते हैं। सबसे बड़ा बृहस्पति, दूसरे नंबर पर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण और उसके बाद अन्य ग्रह आते हैं। इसके चारों ओर वलय हैं जिसे हम अलग अलग नामों से प्रदर्शित करते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमेगा, इस तरीके से। तो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमेगा, एप्सिलॉन आदि से इन छल्लों को प्रदर्शित किया जाता है और ये इसके चारों ओर छल्लों से निर्मित है। तो ये इससे पहले छल्ले कौन से आए थे, शनि ग्रह में भी छल्ले हैं और इस ग्रह में भी छल्ले, ठीक है। शनि ग्रह के छल्ले स्पष्ट रूप से हमें यहाँ से दिखाई दे जाते हैं, जबकि इसके छल्ले नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। और अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं वरुण या नेपच्यून, नेक्स्ट ग्रह है और यह क्रम से देखा जाए तो अंतिम ग्रह है, ठीक है। और इससे पहले जो अरुण आया था, यह अगर परिक्रमण के रूप में प्रदर्शित करें तो क्या करता है, अरुण परिक्रमण पश्चिम से पूर्व की जगह नहीं, पूर्व से पश्चिम दिशा के अंदर सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करता है, उल्टा। तो शुक्र और यूरेनस या अरुण विपरीत दिशा में परिक्रमण करते हैं, जबकि घूर्णन में सभी ग्रह और सूर्य एक ही दिशा में घूर्णन करते हैं। इसको वरुण को हम नेपच्यून, और ये तूफानी ग्रह है जिस पर लगभग 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चलती, 2400 kmph, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर की तेज हवाएं चलती है। और इसे जोहान गाले ने खोजा था, पहले नाम आया था और अब दूसरा जोहान गाले के द्वारा खोजा गया। सौर मंडल का अंतिम ग्रह है, इसके वायुमंडल में मेथेन बहुतायत में पाई जाती है, ठीक है। शनि और बृहस्पति इन दोनों पर हाइड्रोजन, हीलियम अधिकतम पाई जाती है। फिर अरुण की बात करें तो हाइड्रोजन, हीलियम के साथ में मेथेन और अमोनिया आ जाती है, जबकि यहाँ आते हैं तो मेथेन इसमें अधिकतम उपस्थित रहती है। मेथेन के अधिक्य के कारण ही इसका रंग कैसा दिखाई देता है, नीला। पृथ्वी का नीला रंग पानी के कारण दिखाई देता है, जबकि यहाँ पर वरुण का नीला रंग किसकी वजह से है, हल्के नीले रंग का कारण है मेथेन की अधिकता। और इससे पहले जो अरुण था वो हरे रंग का दिखाई देता है, वो मेथेन और अमोनिया के मिश्रण के कारण हरा दिखाई देता है। इसका परिक्रमण पथ गोलाकार है, शेष सभी का परिक्रमण पथ कैसा होता है, वलयाकार। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान रखें। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कोश में परिक्रमण करते हैं, जबकि एक अरुण ही ऐसा ग्रह, ये वरुण ही ऐसा ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार कोश में परिक्रमण करता है, अर्थात इसका परिक्रमण पथ कैसा है, गोलाकार है, ठीक है। शेष सभी का कैसा है, दीर्घवृत्ताकार या वलयाकार कहलाता है। और इसके उपग्रह का नाम यहाँ आया हुआ है ट्रिटॉन, पहले आया था टाइटन, अब है ट्रिटॉन। सौर मंडल का सबसे ठंडा स्थान है और ये वरुण का उपग्रह है, एक टाइटन और दूसरा ट्रिटॉन। अंतर ध्यान रखना, ट्राइटॉन, ट्रिटॉन या ट्राइटॉन, TRITON लिखा गया, ये जो कि अंतिम ग्रह के उपग्रह के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जो सबसे ठंडा उपग्रह है। अब 9 नंबर पे प्रदर्शित किया गया यम या कुबेर, जिसको किसी जमाने में क्या माना जाता था, उपग्रह, ये ग्रह माना जाता था, लेकिन अब ये उपग्रह नहीं माना जाता है, इसको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो यम या कुबेर क्षुद्र ग्रह है, पहले इसको उपग्रह माना जाता था। 10वें उपग्रह के लिए
नाम दिया गया था कालरा 10वें उपग्रह का, लेकिन ये 10वें ग्रह का, लेकिन वास्तव में यह 10वां जो ग्रह है कालरा, यह 9वें ग्रह के रूप में पहले प्रदर्शित किया गया था, ये 10वें ग्रह के रूप में प्रदर्शित किया था, लेकिन बाद में इसकी मान्यता हट गई, अब ये ग्रह नहीं है। तो ये दोनों ही आज के संदर्भ में ग्रह नहीं है, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना, ग्रह नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अवांतर ग्रह की। इसकी केवल स्थिति आपको ध्यान रखनी है जो महत्वपूर्ण है, बाकी इसमें ज्यादा डिटेल नहीं। तो अवांतर ग्रह या क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉयड कहा गया है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने वाले आकाशीय पिंडों की पट्टी जो किसके बीच में है, मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य स्थित है, उसी को क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह कहते हैं। तो मंगल और बृहस्पति के मध्य जो पट्टी है उसको अवांतर ग्रह कहा जाता है। इस अवांतर ग्रह के सूर्य की ओर के 4 ग्रहों को आंतरिक ग्रह और उसके बाहर की ओर अर्थात सूर्य से दूर के ग्रहों को हम बाह्य ग्रह के रूप में प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आंतरिक ग्रहों को पार्थिव ग्रह कहते हैं, जबकि बाह्य ग्रहों को हम जुवेनियल प्लेनेट या फिर बृहस्पतीय ग्रह कहा जाता है। यह पट्टी सौर ग्रहों को 2 भागों में विभाजित करती है, आंतरिक में बुध शुक्र पृथ्वी मंगल तथा बाह्य ग्रह के रूप में बृहस्पति शनि अरुण और वरुण। आंतरिक ग्रह ठोस धातुओं मुख्यतः लोहे से बनते हैं, जबकि बाह्य ग्रह गैसों से या द्रव से बने हैं, जिसमें मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैसें उपस्थित रहती है, ठीक है। तो आंतरिक ग्रह चट्टानों और धातु में लोहे से बने हैं, जबकि बाह्य ग्रह हीलियम हाइड्रोजन से बने। और लोहे के ऑक्साइडों की अधिकता किस पर रहती है, मंगल ग्रह पर, इसलिए इसका रंग कैसा है, लाल। और यहाँ पर मैंने ये क्रम प्रदर्शित किया है कि अवांतर ग्रह किस जगह स्थित है। तो यहाँ पर अगर आप क्रम से देखें तो सूर्य बीच में दिया गया है, मरकरी अर्थात बुध पहले में, दूसरी लाइन के अंदर यहाँ डॉट दिया गया वीनस या शुक्र, और तीसरे नंबर पे है पृथ्वी, और चौथे नंबर पर लाल रंग का ग्रह दिखाया गया है, कौन सा, मार्स या मंगल। मंगल के बाहर ये वाली पट्टी जुपिटर या बृहस्पति की है, तो बृहस्पति और मंगल इनके बीच में ये अवांतर ग्रह है या एस्टेरॉयड बेल्ट कहा जाता है। नाम लिखा हुआ है मेन एस्टेरॉयड बेल्ट, किसके मध्य है, मार्स और जुपिटर के मध्य है, और मंगल और इसको कहा जाता बृहस्पति। तो मंगल और बृहस्पति के मध्य, इसके अंदर वाले 4 ग्रहों को हम नाम देते हैं आंतरिक ग्रह, और इसके बाहर वाले 4 ग्रह हैं उनको नाम दिया जाता बाह्य ग्रह, ठीक है। और इसके अलावा जुपिटर के बाहर की ओर ट्रोजन एस्टेरॉयड भी उपस्थित हैं। तो ट्रोजन एस्टेरॉयड जुपिटर के वलय के आसपास जो एस्टेरॉयड हैं या क्षुद्र ग्रह हैं उनको ट्रोजन क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और ट्रोजन एक तरह का आपने वायरस का नाम भी पढ़ा है जो कि कंप्यूटर वायरस के रूप में उपस्थित है। तो ट्रोजन एस्टेरॉयड है, ग्रह है, ये क्षुद्र ग्रह हैं, और ये क्षुद्र ग्रह भी सूर्य के चारों ओर निश्चित पथ में तो नहीं लेकिन परिक्रमण करते हैं। एक और चित्र है जिसमें आपको इस तरीके से जलते हुए उल्का पिंड प्रदर्शित किए गए हैं। तो जो पृथ्वी के वायुमंडल में घुसकर जलकर चमकीली सतह के रूप में दिखाई देते हैं उन्हीं को उल्का या उल्का पिंड कहते हैं, जो कि यहाँ पर उल्का पिंड जलते हुए दिखाई गए हैं। और ये वापस सोलर सिस्टम को एक बार वापस प्रदर्शित किया गया है। सूर्य है, सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है मरकरी, दूसरे नंबर का ग्रह है यहाँ पर विनस शुक्र, और मरकरी जो दिया गया ये परिक्रमण करता है इस दिशा में, पश्चिम से पूर्व दिशा के अंदर परिक्रमण करता है, जबकि अगर वीनस की बात की जाए तो ये उल्टा परिक्रमण करता है, ठीक है। तो इस रूप में बाकी पृथ्वी वापिस है उसी दिशा के अंदर पश्चिम से पूर्व दिशा में परिक्रमण कर रही है, और उसके बाद में मंगल भी उसी दिशा में। बाकी सभी ग्रहों में एक और ग्रह है जिसको छोड़ करके यूरेनस जो दिया गया है ये भी उल्टा परिक्रमण करता है, जबकि बाकी सभी ग्रह इस दिशा में ही सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हैं। तो कौन सा ग्रह, केवल वीनस अर्थात शुक्र, दूसरा यूरेनस, लास्ट सेकंड, और सूर्य से सेकंड। तो सूर्य से सेकंड और लास्ट से सेकंड ग्रह ही सूर्य के चारों ओर विपरीत दिशा में परिक्रमण करते हैं, जबकि सभी ग्रह और सूर्य खुद अपने अक्ष पर या नाभिक पर या अक्ष पर जो घूर्णन कर रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज ही करता है। तो केवल शुक्र और यूरेनस सूर्य के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा के अंदर परिक्रमण करता है, बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व दिशा में ही परिक्रमण करते हैं। जैसे पृथ्वी है तो ये भी पश्चिम से पूर्व दिशा में परिक्रमण करती है।
तो इस तरीके से सारी प्रक्रिया हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। प्रारंभिक जानकारी सभी ग्रहों की यहाँ पर पूरी हो जाती है, सोलर सिस्टम की संपूर्ण जानकारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब अगर पृथ्वी की जानकारी चाहिए तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर वापस लेंगे। पृथ्वी की विभिन्न गतियाँ कौन सी है, गतियों के प्रभाव क्या हैं, ऋतुएं कैसे बनती है, विभिन्न मौसम कैसे बनते हैं, कर्क रेखाएं मकर रेखाएं क्या होती है, अयनांश विषुवत वगैरह जो नाम दिए गए कैसे प्रदर्शित किए जाते हैं, समय निर्धारण कैसे किया जाता है और उनकी अलग अलग रेखाओं को, अक्षांश और देशांतर रेखाओं को किस रूप में प्रदर्शित करते हैं, ये सारी जानकारी हम अगली नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रदर्शित करेंगे। बाकी टॉपिक के हिसाब से अपना यहाँ का काम कंप्लीट है। और अगर सौर मंडल के अंदर अब बात की जाए तो केवल एक तो धूमकेतु और तारामंडल, ये दो भाग शेष रहेंगे। धूमकेतु तारामंडल के साथ अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कुछ एडिशनल जानकारी मैं आपको अगली क्लास के अंदर साथ में दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको एक बार वापस आप पढ़ लिए और इसके अंदर जो भी पॉइंट दिए गए हैं उनका PDF भी आपको पहुंचा दिया गया है, उसको आप एक बार देख लीजिए और कोई समस्या है तो आप ही संपर्क कीजिए। थैंक यू सो मच।